बेटा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा लास्ट में हमने बात की थी वो रिसर्च के हवाले से बात की थी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ रिसर्च के हमने देखे थे। तो जब हम रिसर्च की बात करते हैं बेटा तो हमें सबसे पहले टाइप ऑफ द रिसर्च का पता हो। कितनी तरह की रिसर्च हमने बोली थी? दो तरह की। कौन कौन सी? हाँ जी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, हमने कहा था एक जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, दूसरी क्वालिटेटिव रिसर्च। और ये दो मेन थॉट ऑफ रिसर्च या स्कूल ऑफ रिसर्च हैं। दो लोग, एक ऐसे लोग जो कि एम्पिरिकल यानी फिगर्स के ऊपर रिसर्च करते हैं और उसको जो है सर्वे क्वेश्चन के जरिए एनालिसिस करते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो कि थॉट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, मतलब फिनोमेना के ऊपर रिसर्च करते हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमने ये बात की थी कि भाई ये जो रिसर्च है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, और फिर आगे हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि हमारे पास जो क्योंकि ये टाइप्स हैं, अब इस रिसर्च को कंडक्ट करने का तरीका होता है। हमने पूरा एक वो जो है उसको हमने डिस्कस किया था वन बाय वन के इसके वेरिएबल्स क्या होते हैं, रिसर्च मॉडल क्या होता है, ये सारी चीजें। तो आज हमारा जिस चीज का फोकस होना है बेटा वो हमारा है कि रिसर्च पेपर जो हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। ऑलरेडी आप लोगों के पास स्लाइड आ चुकी है उसकी। ठीक है, तो जहां पे हम लोग ये रिसर्च का रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, जहां पे रिसर्च को हम पब्लिश करते हैं, ठीक है, उसके लिए आपने कहा था उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिसर्च पेपर। ठीक है, रिसर्च पेपर वो डॉक्यूमेंट है जहां पे कोई भी रिसर्चर जो है वो अपनी, चाहे वो क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहा है, क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहा है, उसको जहां पे वो उसका रिकॉर्ड रखता है या उसको पब्लिश करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, कि जो मैंने रिसर्च की है उससे सोसाइटी भी बेनिफिट उठा सके, उसको हम क्या कहते हैं? उस डॉक्यूमेंट को रिसर्च पेपर कहते हैं। ठीक है, और ये रिसर्च पेपर जहां पे सबमिट होते हैं, ठीक है, जहां पे ये रिसर्च पेपर इकट्ठे होते हैं उसको क्या कहते हैं? रिसर्च जर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसर्च जर्नल। रिसर्च जर्नल वो डॉक्यूमेंट या वो फाइल होती है जहां पे एक से ज्यादा रिसर्च पेपर्स रिगार्डिंग द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ द रिसर्च जो है वो इकट्ठे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिसर्च जर्नल कहते हैं। अब जहां पे बहुत सारे रिसर्च जर्नल्स एक साथ मौजूद होते हैं जिस बंदे के पास या जिस जो है वो एंटिटी में, उस एंटिटी को हम क्या कहते हैं? पब्लिशर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पब्लिशर कहते हैं। ठीक है, और पब्लिशर कौन होता है? इसके पास बेटा वो डेटाबेस होती है जिसके अंदर बहुत सारे जो है वो क्या कहते हैं? रिसर्च जर्नल्स इकट्ठे होते हैं। रिसर्च जर्नल के अंदर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स होते हैं, और हर तरह का जो रिसर्च जर्नल होता है उसकी जो पब्लिशिंग टाइमलाइन होती है बेटा वो डिफरेंट होती है। कोई रिसर्च जर्नल अपना शुमारा हर महीने निकाल रहा होता है, कोई बाई मंथली निकाल रहा होता है, कोई ट्राइमंथली निकाल रहा होता है, कोई जो है वो बाई एनुअली निकाल रहा होता है, कोई एनुअली। ठीक है, यानी कि जिसको जो वॉल्यूम पब्लिश करते हैं रिसर्च जर्नल तो उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। कुछ जर्नल जो है वो हर महीने बाद अपना एक वॉल्यूम लॉन्च कर देते हैं, कुछ जर्नल जो है वो 2 महीने के बाद, कुछ 3 महीने के बाद, कुछ 6 महीने के बाद, कुछ 4 महीने के बाद क्वार्टरली बोलते हैं। ठीक है, कुछ बाई एनुअली और कुछ एनुअली। ये तो वो रिसर्च जर्नल है यानी कि जहां पे रिसर्च पेपर हमारे आते हैं। अब ये जो पब्लिशर है इनका हमने लास्ट टाइम कुछ आपको मैंने बताया था कि बेटा आपने कौन से पब्लिशर को फोकस करना है। किस पब्लिशर का नाम लिया था मैंने? एमरल्ड का। मैंने कहा था आप लोगों ने एमरल्ड का जो है वो पेपर पे फोकस करना है। क्यों फोकस करना है? क्योंकि एक बेसिक रिसर्चर के लिए एमरल्ड का जो रिसर्च पेपर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्यों होता है कि जो चीज, क्योंकि आप लोग अभी बेसिक रिसर्चर हो तो जब आप लोग किसी भी रिसर्च पेपर को एनालाइज करते हो या उसको देखते हो तो आपको उसमें ये समझ आना चाहिए कि इसका जो कौन सा पार्ट है, ठीक है, जो किस पॉइंट पे फोकस कर रहा है। तो अगर आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें तो आपको पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एमरल्ड के एब्स्ट्रैक्ट के अंदर उसने एम ऑफ द पेपर, वेरिएबल, थ्योरी, रिजल्ट्स, कंक्लूजन और नोवेलिटी ये एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ही मेंशन होता है। तो इसलिए एमरल्ड की डेटाबेस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती है बेसिक रिसर्चर्स के लिए। और भी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जिसमें स्कोपस है, ठीक है, जिसमें आपको वेब ऑफ साइंस है, जिसमें जेसीआर है, ये सारे क्या है डेटाबेसेस के नाम है। और ये आपने बेटा नेक्स्ट क्लास में ये तमाम डेटाबेसेस के नाम आप लोगों ने लिख के लाने हैं
कि साइंटिफिक रिसर्च या सोशल साइंस की रिसर्च के लिए कौन कौन से डाटाबेसेस जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर रिसर्च जर्नल जो है वो अपने पेपर पब्लिश करते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। ये तो कुछ वैरायटी हमने डिस्कस की कि किस तरह से जो है वो रिसर्च पेपर जाकर स्टोर होते हैं और वहां से हम उसको लेते हैं। नाउ अब एक रिसर्च पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम देखते हैं कि ये रिसर्च पेपर जो होता है अच्छा, अब रिसर्च पेपर जो है बेटा हर रिसर्च डॉक्यूमेंट का एक जो है स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप लोग नोट्स बनाते हो या कोई भी किताब लेते हो तो टेबल ऑफ कंटेंट से लेके उसके आखिरी पेज तक किताब का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, उसकी एक तरतीब होती है। इसी तरह रिसर्च पेपर जो है उसका भी एक सीक्वेंस है, ठीक है, उसी सीक्वेंस से रिसर्च पेपर को लिखा जाता है। बट इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिसर्च पेपर की मेन टाइप्स कितनी तरह की होती है, कितनी तरह का रिसर्च पेपर होता है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि एक जो रिसर्च पेपर है उसे बोलते हैं कि ये एक इंपीरिकल रिसर्च पेपर है, ठीक है। इंपीरिकल रिसर्च पेपर ऐसा रिसर्च पेपर जो कि आपके कंक्लूसिव क्वांटिटेटिव प्रूफ और रिसर्च एनालिसिस के साथ पेपर आप छापते हो, प्रिंट करते हो, उसको हम इंपीरिकल रिसर्च कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप सर्वे क्वेश्चनर बनाते हो, लोगों से रिस्पांस लेते हो, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको एनालाइज करते हो, उसके एनालिसिस के बाद उसका रिजल्ट को डिस्कस करते हो, फिर कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन देते हो। ऐसे रिसर्च को हम इंपीरिकल रिसर्च कहते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिसर्च, ठीक है। एक रिसर्च पेपर होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। अब बेटा ये जो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च पेपर होता है इसके अंदर आपका एम्पिरिकल पार्ट नहीं होता, यानी कि डाटा एनालिसिस नहीं होती। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर यू जस्ट हैव टू एलैबोरेट द कॉन्सेप्ट। एक नया फिनोमेना है जिस पे दुनिया काम कर रही है और उसका अभी तक स्केल डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, मेजरमेंट स्केल डेवलप नहीं हुआ है। अभी सिर्फ दुनिया जो है उस कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है। तो लेट्स से एक मैं मिसाल देता हूं, जैसे आजकल बेटा सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है। अब सस्टेनेबिलिटी हर कॉम्पैक्ट के लिहाज से, हर डिपार्टमेंट के लिहाज से डिफरेंट उसकी डेफिनेशन है। लेट्स से एक है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वहां पे क्या है, लोग ग्रीन एनवायरमेंट पे फोकस कर रहे हैं, लेस एनर्जी कंजम्पशन पे फोकस कर रहे हैं, एनर्जी अल्टरनेटिव पे फोकस कर रहे हैं। जैसे जो लोग एनर्जी पे रिसर्च कर रहे हैं, अब वो सस्टेनेबिलिटी किसको कहते हैं कि ऐसे तमाम जराए जिनसे हीट प्रोड्यूस होती है और टेम्परेचर बढ़ता है उसको कम कर दिया जाए तो एनवायरमेंट में सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी। वहां पे वो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स की बात करते हैं, यानी कि बिजली को छोड़ के वो कहते हैं हम सोलर से एनर्जी लेना शुरू करते हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी है और ये एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है, इससे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होता है। तो ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है। अगर हम वाटर पोल्यूशन कम कर दें, सॉइल पोल्यूशन कम कर दें, एयर पोल्यूशन कम कर दें, नॉइज पोल्यूशन कम कर दें, तो ये हमारी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट अभी बिल्ड हो रहा है, उसके ऊपर लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो जब ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ तो इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर बेटा जो सबसे बड़ा इस कॉन्सेप्ट के स्केल मेजर भी नहीं बने थे, इसको हमने नंबर्स में कैसे क्वांटिफाई कैसे करना। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि पहले कॉन्सेप्चुअल पेपर एक कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट कर लेते हैं जिसमें हम पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर एनालिसिस जब हमने की तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च पेपर है या जो इसे हम क्या कहते हैं कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस। तीसरा बेटा है उसे कहते हैं क्या, मतलब रिव्यू पेपर। क्या कहते हैं, अब ये जो रिव्यू पेपर होता है, जैसे वर्ड रिव्यू है बेटा, इसका मतलब है कि एक वेरिएबल को उसकी स्टार्ट से लेके जहां से उस पर रिसर्च शुरू हुई और आज किस स्टेज पर ये रिसर्च मौजूद है उसके पूरे ट्रेल को सिस्टमैटिकली एक रिसर्च पेपर में मेंशन कर दिया जाता है। ऐसे रिसर्च पेपर को हम कहते हैं रिव्यू पेपर, ठीक है। एक खास वेरिएबल का रिव्यू पेपर है। लेट्स से हम बात करते हैं एआई की या मशीन लर्निंग की या डीप लर्निंग। अब शुरू में देखें, अगर हम इसको बाइफरकेट करें तो शुरू में आपकी एक मेन डिग्री थी जिसे बोलते हैं BScs, ऐसी है ना। अब BScs को अगर हम आगे डिवाइड करें तो BScs जो है वो अब साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन
एआई, अब एआई आगे डिवाइड होगा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और न्यूरल लैंग्वेज में, ठीक है। अब न्यूरल लैंग्वेज आगे जाके डिवाइड हो रही है, तो अब ये क्या हो रहा है, एक बड़ा जो अम्ब्रेला है वो डिवाइड होता जा रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। अब जब जैसे जैसे ये वेरिएबल्स डिवाइड होते जा रहे हैं, इनके ऊपर रिसर्च जो है वो भी नैरो डाउन होती जा रही है, जिसे फनल रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। हमने दो अप्रोचेस बोले ना, डिडक्टिव और इंडक्टिव वाली, तो सेम बेटा वही है कि हम क्या करते हैं, अब ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम वो इस फनल में जा रहा है, जनरलाइज से लेके अब हम स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, एक सब्जेक्ट एक डिग्री बन गया। आप आज से 5 साल पहले चले जाए तो बीएससीएस के अंदर एआई जो है एक सब्जेक्ट होता था, ऐसे ही अब एआई पूरी एक डिग्री बन गई। इसी तरह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी है ये एक सब्जेक्ट होता था, अब वो साइबर सिक्योरिटी अलग एक डिग्री बन गया। तो अब ये जो हमारे पास नए कॉन्सेप्ट इवैल्यूएट होते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हर साल रिसर्चर क्या करते हैं कि अगर 1980 से एक कॉन्सेप्ट के ऊपर रिसर्च हो रही है और आज वो रिसर्च किस लेवल पर पहुंच चुकी है, तो 1980 से लेके 2025 तक की जो रिसर्च है उसके तमाम रेफरेंसेस को एक पेपर में इकट्ठा कर देते हैं, जो बोलते हैं सिस्टमैटिक रिव्यू पेपर, ठीक है। तो सिस्टमैटिक रिव्यू पेपर का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द 1980s जहां से रिसर्च शुरू हुई और 2025 तक वो वेरिएबल कितना डेवलप हो चुका है, ठीक है, गैप्स कितने आइडेंटिफाई हो चुके हैं, तो उन सबको उसने यहां पे लाके एक पेपर में मेंशन कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, रिव्यू पेपर। तो ये बेसिक कोई 3 टाइप्स है, और भी टाइप्स हो सकती है, बट हम आज के हमारे जो मतलब क्लास है उसमें हम 3 बेसिक पे फोकस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पता चल गया कि ये 3 तरह के रिसर्च पेपर्स होते हैं। जब हम रिसर्च पेपर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो हमें स्ट्रक्चर में सबसे पहले बेटा जब हम रिसर्च पेपर को लिखते हैं तो हमें पता हो कि रिसर्च पेपर के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास जो मेन होता है वो होता है टाइटल, ठीक है। रिसर्च पेपर का सबसे पहला जो मेन कंपोनेंट होता है वो रिसर्च पेपर का टाइटल होता है। आपने किस टॉपिक पर रिसर्च करनी है, ठीक है। तो इसकी कुछ क्वालिटीज होती है बेटा, टाइटल लिखने की कुछ फीचर्स होते हैं, वो आपने लाजमी ध्यान में रखने हैं। जब आप रिसर्च टाइटल लिखते हैं, नंबर 1 एक तो आपका रिसर्च टाइटल जो है वो क्या हो, ब्रीफ हो, ठीक है, शॉर्ट हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिसर्च मॉडल, ठीक है, यानी कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो आपके टाइटल में मेंशन हो रहे हो, ठीक है। लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि इंपैक्ट ऑफ एआई ऑन स्कूल टीचर्स जॉब परफॉर्मेंस, अ मीडिएशन ऑफ साइकोलॉजिकल ओनरशिप, ठीक है। जब हमने ये टाइटल लिखा तो हमने टाइटल क्या लिखा, भी हमने टाइटल लिखा कि इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन स्कूल टीचर्स जॉब परफॉर्मेंस, a mediation of साइकोलॉजिकल ओनरशिप। अच्छा, अब ये जो चीज बेटा मैंने लिखी है ना, ये भी आपने समझ रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, एब्रीविएशन कहते हैं। तो आपके टाइटल के अंदर एब्रीविएशन नहीं होनी चाहिए, टाइटल के अंदर आपने कंप्लीट वर्ड ही लिखना है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल ओनरशिप, साइकोलॉजिकल ओनरशिप। तो आपका टाइटल क्या हो, ब्रीफ हो, शॉर्ट हो, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिसर्च मॉडल हो, इसमें कोई जार्गन इस्तेमाल ना किया हुआ हो, आपने सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हो, ठीक है, और अंडरस्टैंडेबल हो। अब हमने ये टाइटल लिखा, अब इसको देखते हैं कि इस टाइटल से हम रिसर्च मॉडल कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं इंपैक्ट किसका, एआई का। तो एआई का इंपैक्ट किसके ऊपर चेक कर रहे हैं, जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर। तो हम जिसका इंपैक्ट चेक करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, हम इंडिपेंडेंट वाली साइड पे, जिसके ऊपर इंपैक्ट चेक कर रहे हैं उसको कहाँ लिखते हैं, डिपेंडेंट वाली साइड पे, ठीक है, और जो मीडिएट कर रहे हैं उसको कहाँ लिखते हैं। तो हमने कहा कि भाई हम लोग जो है वो एआई का इंपैक्ट चेक कर रहे हैं जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है, और मीडिएट इस रिलेशन को कौन कर रहा है, साइकोलॉजिकल ओनरशिप। ये क्या बन गया आपका रिसर्च मॉडल,
और यही रिसर्च मॉडल जो है आपके यहाँ पे शो हो रहा है, और यहीं पे आपका कौन मौजूद है जिसने आपको डेटा देना, आपका रिस्पोंडेंट कौन है, वो स्कूल टीचर, उसकी परफॉर्मेंस हम चेक कर रहे हैं। तो आपका रिस्पोंडेंट जो है जिससे आपने डाटा कलेक्ट करना है उसका भी आपने यहाँ मेंशन कर दिया। तो ये आपका टाइटल जो है उसके अंदर ये आप टाइटल आपके रिसर्च इसको भी शो कर रहा है, आपके मेथड को भी, आपके रिसर्च मॉडल को भी, आपके वेरिएबल्स को भी, और आपका जो रिसर्च का मकसद है वो भी यहाँ बयान हो रहा है कि आपने क्या करना है, इम्पैक्ट क्या करना है। अगर आप यहाँ पे इम्पैक्ट लिख रहे हैं, इफेक्ट लिख रहे हैं, वो उसका मतलब होता है इम्पैक्ट और इफेक्ट दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। तो आपके टाइटल के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपका टाइटल आपके रिसर्च के एम को बता रहा हो, आपके वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहा हो, आपके रिस्पोंडेंट के बारे में बता रहा हो, ठीक है। तो ये टाइटल जो है ना, ये आपका सबसे मोस्ट सूटेबल टाइटल होता है। दूसरा पार्ट आपके रिसर्च पेपर का बेटा वो क्या होता है, टाइटल के बाद मेन चीज हमारे पास आती है एब्स्ट्रैक्ट। क्या आती है? एब्स्ट्रैक्ट आता है। तो जब हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ये बेटा जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट इसको हम समरी ऑफ द रिसर्च पेपर की क्या कहते हैं, समरी ऑफ द रिसर्च पेपर। आपके रिसर्च पेपर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब की समरी जो है यहाँ मौजूद होती है। इसके अंदर क्या क्या चीज होती है बेटा, इसमें सबसे पहले आपके रिसर्च पेपर में आपका एम ऑफ द रिसर्च पहली लाइन में लिखा जाता है, ठीक है। आपके जो रिलेशन है यानी कि वेरिएबल्स, आपके रिस्पोंडेंट्स, आपकी थ्योरी अगर आपने इस्तेमाल की है, ठीक है, आपकी डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर जो आपने इस्तेमाल किया, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपके एब्स्ट्रैक्ट में मेंशन होती हैं। जिन बच्चों ने रिसर्च पेपर पढ़े हैं वो हैंडरेज करें अभी, ठीक है। हाँ जी बेटा, आप बताएं किस टॉपिक पे हमने रिसर्च पेपर पढ़ा? सर इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग स्टडी, इम्पैक्ट ऑफ यूज ऑफ मोबाइल फोन ऑन नेट, ठीक है। तो उसका जब आप एब्स्ट्रैक्ट आपने रीड किया होगा, टाइटल का पेपर का एब्स्ट्रैक्ट आता है, एब्स्ट्रैक्ट था पेपर में आपके, ठीक है। उस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। एक जो स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। मैंने आपको इसलिए बेटा एमरेल्ड की एग्जांपल दी थी कि जब आप एमरेल्ड के रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो उसके आप बैठे बैठेंगे, उसके जो एब्स्ट्रैक्ट है उसमें ये सारी चीजें मेंशन होंगी। पूरे पेपर की समरी जो है वो ब्रीफ एब्स्ट्रैक्ट में दे दी जाती है ताकि जो रीडर है उसके लिए आसानी हो जाए पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने से पहले कि वो अंडरस्टैंड कर ले कि इस पूरे पेपर की रिकमेंडेशंस क्या है, क्या ये मेरे काम आएंगे या ये नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक बात कर रहे हैं, एक चीज मैंने यहाँ छोड़ी है, वो है नोवेलिटी यानी कि रिसर्च गैप, ठीक है। वो हमने फाइंड आउट करना होता है। असल हमारी रिसर्च उसी पे घूमती है कि रिसर्च गैप क्या होता है, हम ये रिसर्च करने का मकसद क्या है। अगर ये पहले रिसर्च हो चुकी है तो फिर मैं ये रिसर्च क्यों कर रहा हूँ, ऐसी है ना। उसको बोलते हैं नोवेलिटी। क्या बोलते हैं? नोवेलिटी बोलते हैं, या हम रिसर्च गैप भी बोलते हैं। अब ये रिसर्च गैप कितनी तरह का होता है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो कि रिसर्च गैप जो है वो कितनी तरह का होता है। एक हम बोलते हैं हमारे पास जो रिसर्च गैप होता है उसे बोलते हैं जी थ्योरेटिकल गैप, लिटरेचर गैप, मैथोडोलॉजिकल गैप, ठीक है। थ्योरेटिकल है, लिटरेचर है, मैथोडोलॉजिकल है, और आपके पास लिटरेचर आ गया, और आपके पास एक और है जिसको हम कहते हैं एनालिसिस। अच्छा, अब ये सारी चीजें बेटा, ये चार तरह के रिसर्च गैप्स हैं जिनके ऊपर आप मेन काम करते हो। एक आदि और होगी, अगर कोई भी आती है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये चीज
करते हैं ना, तो हम क्यों रिसर्च करते हैं? अगर कोई चीज अनआइडेंटिफाइड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्च करते हैं, ऐसी है ना, ठीक है। हम रिसर्च के जो चीज रिसर्च पहले हो चुकी है उसके ऊपर हम बार बार काम करते रहेंगे तो हम कोई यूनिक चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसलिए जब हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रिसर्च की थ्योरी है जिसकी बेस के ऊपर मैं हाइपोथेसिस बना रहा हूँ, ठीक है, क्या वो थ्योरी जो है उसके अंदर कोई इनोवेशन आ रही है मेरी रिसर्च की वजह से। लेट्स से मैं मिसाल देता हूँ बेटा, एक थ्योरी है जिसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल ओनरशिप थ्योरी, ठीक है। दैट मीर एक साइंटिस्ट था जिसने 1992 में ये थ्योरी पेश की थी, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल ओनरशिप या साइकोलॉजिकल पोजेशन। ये थ्योरी होती क्या है? ये थ्योरी ये कहती है कि भाई एक इंसान जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को अपना हिस्सा समझना शुरू हो जाता है जब वो ऑब्जेक्ट उसकी पोजेशन में होता है। लेट्स से हम कहते हैं कि आपका मोबाइल है, कोई छीन के भागता है, आप कहते हैं मेरा मोबाइल है, ऐसी है ना, क्यों? क्योंकि आप वो मोबाइल जो है उसको आप अपना हिस्सा समझते हो कि ये मोबाइल मेरे बड़ा कीमती है, इसमें मेरा डेटा है, इसमें फला सारी चीजें होती है। सेम कोई चीज जब आप कहीं जॉब करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो जब तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ओन नहीं करते, साइकोलॉजिकली मेंटली आप उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना सेकंड होम नहीं समझते हो, ठीक है, उस जॉब को अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं समझते हो, तो तब तक आप उस जॉब में इंटरेस्टेड नहीं होते हो। दिस इज द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल ओनरशिप, कि जब तक कोई इंसान जो है वो किसी चीज का हिस्सा नहीं बन जाता, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी इमोशन उसमें इन्वेस्ट नहीं करता है, तो उसको साइकोलॉजिकली ओन नहीं करता। और जब वो साइकोलॉजिकली उसे ओन नहीं करता तो उसके लिए वो एफर्ट नहीं करेगा, और जब वो एफर्ट नहीं करेगा तो फिर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होती जाएगी। सेम गोज टू गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन सिस्टम। बेटा यही प्रॉब्लम, प्राइवेट स्कूल के रिजल्ट क्यों अच्छे आते हैं और गवर्नमेंट स्कूल के रिजल्ट क्यों अच्छे नहीं आ रहे? इसके पीछे क्या है? साइकोलॉजिकल ओनरशिप। प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल चेक रखता है कि भाई अगर ये असाइनमेंट, ये सारी चीजें तुमने ना पूरी की, टीचर को निकाल दूंगा, तो टीचर को जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, टीचर प्रेशर में होता है। जब वो प्रेशर में होता है तो क्या करता है? वो अपनी प्रेशर के चक्कर में अपने केपीआई को पूरा करता है, यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को मीट करता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर एक जो है वो रेगुलर चेक बनता है और वो स्टूडेंट अपने नॉलेज को इंप्रूव करता जाता है। ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है? टीचर के बाद जॉब सिक्योरिटी होती है, उसे पता मुझे निकाल तो सकता नहीं है, फिर वो क्या करता है? जब वो उसे पता है कि मुझे कोई नहीं निकाल सकता, फिर वो अपनी मर्जी करता है, अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। स्टूडेंट्स पढ़े ना पढ़े उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे लेक्चर देके चला जाएगा, स्टूडेंट चाहे एक बैठा क्लास, ठीक है। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि वो साइकोलॉजिकली अपनी जॉब को ओन नहीं कर रहा, उसे पता है यार नहीं पढ़ रहा कोई मतलब, मेरी नौकरी तो है ना, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं। तो जब वो ओन नहीं करेगा तो वो फिर क्या करेगा? अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझेगा। जब वो अकाउंटेबल नहीं समझेगा तो वो एफर्ट नहीं करेगा। जब एफर्ट नहीं करेगा तो जाहिर बात है स्टूडेंट का रिजल्ट भी वैसे ही आएगा, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है साइकोलॉजिकल ओनरशिप थ्योरी, ये कहती है कि भाई आपको अपनी जॉब को ओन करना चाहिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपना सेकंड पार्ट समझना चाहिए। और जब भी कोई बंदा आपकी जॉब के खिलाफ बात करे तो आप कहें कि दिस इज माई जॉब, ठीक है। जब आप वर्ड माई यूज करते हो तो ये आपके एसोसिएशन शो करता है। तो यही चीज है बेटा कि ये जो थ्योरी है जो मैं रिसर्च कर रहा हूं, लेट्स से मेरी रिसर्च की बेटा सस्टेनेबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, कि हम अपने ह्यूमन बीइंग को, अपने ह्यूमन रिसोर्स को, उसकी वर्किंग लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे आज के दौर में हम लोग क्या करते हैं कि जो लोग कंप्यूटर नहीं जानते वो लोग जॉब से एलिमिनेट होते जा रहे हैं, ऐसे ही है ना। और हमारे गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, ज्यादातर टीचर जो है वो 70s की भर्ती है, ठीक है। 85 से अब जितने भी टीचर स्कूल में जो रिटायरमेंट के करीब हैं वो 1985 में जाके भर्ती हुए थे। उस वक्त तो ये टेक्नोलॉजी थी नहीं, ये टेक्नोलॉजी आई कब? 2018 यानी कोविड के बाद। ऐसे ही है ना, पहले जूम नहीं था, गूगल मीट नहीं था, ऑनलाइन टीचिंग मेथड कुछ नहीं था, सब लोग मैनुअल पढ़ाते थे। जब दुनिया ने अपने एजुकेशन सिस्टम को कन्वर्ट किया किसके ऊपर? ऑनलाइन पे, तो पाकिस्तान का सिस्टम उस वक्त कोलैप्स कर गया। आई वाज द पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग। आपको पता होगा इमरान खान ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, सिंगल नेशनल करिकुलम, ठीक है। आई वाज द मास्टर ट्रेनर ऑफ
टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे बेटा फेज 1 में, तो हम लोग क्या करते थे, हम टीचर्स को व्हाट्सएप पे ऑनलाइन लेते थे और उनको बताते थे कि आपने जूम को कैसे ऑन करना है, जूम को ऑन करके आपने ऑनलाइन क्लास लेनी है और कैसे आपने मीटिंग अरेंज करके स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो पता क्या होता था, जब हम किसी टीचर को कॉल करते थे ना तो आगे कहते हैं पार्ट दे बिल्कुल व्हाट्सएप ऑन क्या नहीं करना आता, तो हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग देने पड़े। अब वो जो 80s का पढ़ा हुआ बंदा है उसने कभी व्हाट्सएप यूज नहीं किया और ना उसे ऑनलाइन पढ़ाना आता, ना उसने कभी जूम इस्तेमाल की, तो उसके लिए तो ऐसे है ना कि जैसे वो एक ऐसी चीज इस्तेमाल कर रहा है जो वो कभी सीख ही नहीं सकेगा। तो ऐसा क्यों था, क्योंकि हमने उन टीचर को कभी अपडेटेड ट्रेनिंग्स नहीं दी, उनकी स्किल इन्वेंटरी को अपग्रेड नहीं किया। जब हमने उनको जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ, हमने कंप्यूटर हमारे 90% स्कूलों में कंप्यूटर लैब ही नहीं थी, बल्कि कंप्यूटर का सब्जेक्ट ही नहीं था। और अभी भी रिसेंटली अगर आप रिसर्च चेक करें 2025 की, तो बेटा 70% गवर्नमेंट स्कूल टीचर को अभी तक ईमेल नहीं करनी आती। इवन के प्रिंसिपल को भी जो है वो लैपटॉप और कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता। उन्होंने ईमेल करनी हो, उन्होंने ए का नाम उन्होंने वैसे बड़ी मुश्किल से सुना हो, और 80% स्कूलों में आपके अभी भी कंप्यूटर लैब मौजूद नहीं है, जहां से हमारी नर्सरी जो है वो बड़ी होगी यूनिवर्सिटी में आती है और पढ़ हम सारे कंप्यूटर रहे। क्यों पढ़ रहे हैं हम सब लोग कंप्यूटर, क्योंकि डर गया ना, क्योंकि ट्रेंड है। हमने अपने आप से फैसला नहीं किया, हमने लोगों को देख के, हमने जॉब मार्केट को देख के, हमने पाकिस्तान के हालात को देख के क्या चलो यार कंप्यूटर पढ़ लो भाई, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए, लेकिन अपना पैशन को प्रोफेशन नहीं बनाया। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, इसमें भी उस टीचर का कसूर है जिसने आपकी उस वक्त ग्रूमिंग नहीं की जब आप स्कूल लेवल पे थे, और आपको उस टीचर ने समझाना था बेटा कि अपने पैशन को प्रोफेशन बनाओ, ठीक है, अपनी दुनिया के ट्रेंड में ना जाओ। सो कभी बैक टू द पॉइंट, बात लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप जिस बेस के ऊपर आपका रिसर्च मॉडल खड़ा है उसे थ्योरी बोलते हैं। तो उस थ्योरी के अंदर अगर आप कोई चीज इनोवेट कर रहे हो, नई चीज ऐड कर रहे हो, नया वेरिएबल ऐड कर रहे हो, ठीक है, थ्योरी को एक्सपैंड कर रहे हो, इसे कहते हैं थ्योरेटिकल गैप। क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल गैप कहते हैं। दूसरा है अगर आपकी रिसर्च हिस्ट्री में कुछ ऐड कर रही है, लिटरेचर में कुछ ऐड कर रही है, ठीक है, लिटरेचर किसे कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ द वेरिएबल्स या हिस्ट्री ऑफ द रिसर्च। ठीक है, लिटरेचर हम ऐसे नहीं कहते, जो इंग्लिश वाले लिटरेचर पढ़ते हैं, जो पुरानी इंग्लिश की किताबें सारी, उसको हम लिटरेचर कहते हैं ना। तो रिसर्च का लिटरेचर बेटा वही होता है जो पुराने रिसर्च हो चुकी होती है, उस पुरानी रिसर्च के अंदर आप कोई नई चीज ऐड कर रहे हो, कोई नया वेरिएबल ऐड कर रहे हो, कोई नया कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये लिटरेचर क्या है। ठीक है, लिटरेचर में वो चीज पहले उस तरह नहीं की गई थी, जैसे हमने बात की सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू की। पहले रिव्यू पेपर लिखे जाते थे सिंपल, अब इसके अंदर 3-4 कैटेगरी आ गई जिसे हम कहते हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है कि जो रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है, जो साइटेशंस होती हैं या जो कीवर्ड्स होते हैं, उनको अरेंज कर दिया जाता है कि एक वेरिएबल को पहले ये कहते थे, फिर ये कहने लगे, फिर ये कहने लगे, फिर ये कहने लगे। ठीक है, तो कैसे वो वर्ड बाय वर्ड जो है, जैसे जैसे उसके अंदर इनोवेशन आती गई, उस वेरिएबल का नाम चेंज होता गया। ठीक है, तो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस आ गया, फिर सिस्टमैटिक एनालिसिस आ गया। तो ये पुराने मेथड के अंदर, पुराने तरीका लिटरेचर के अंदर एक नई अपग्रेडेशन हुई, इसको क्या कहते हैं, लिटरेचर गैप। देन मैथडोलॉजिकल गैप। अब रिसर्च मैथडोलॉजी में अगर आप कोई नया तरीका अडॉप्ट कर लेते, लेट्स से पहले हम कहते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बात होती थी ना, अब आप मिक्स मेथड को यूज कर लो। ठीक है, मिक्स मेथड क्या है, इन दोनों मेथड का मिक्सर रिसर्च बोलते हैं, मिक्स मेथड अप्रोच। ठीक है, मिक्स रिसर्च कहते हैं, मिक्स मेथड। अब इस मिक्स मेथड में क्या होता है, इस मिक्स मेथड में आपका एक पोर्शन क्वांटिटेटिव होता है, एक पोर्शन क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, इसको मिक्स मेथड अप्रोच कहते हैं। तो अगर आप नई रिसर्च करने का नया तरीका अडॉप्ट कर लेते हो बेटा, तो सब क्या कहते हैं, ये आपका मैथडोलॉजिकल गैप। क्या है, मैथडोलॉजिकल गैप है। आपने एक नई मैथडोलॉजी अडॉप्ट कर दी है, एक नई मैथडोलॉजी इजाद कर दी है रिसर्च करने की, तो आपने मैथडोलॉजिकल गैप ली। चौथा आपका एनालिसिस गैप है। अब ये रिसर्च एनालिसिस, जब आप एनालिसिस किसे कहते हैं कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया, उस डेटे के ऊपर स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस हमने अप्लाई किए, और अप्लाई करने के बाद कुछ रिजल्ट हमने फाइंडिंग्स निकाली या रिलेशंस को प्रूव किया। तो अगर
रिसर्च है ना, वो जो मेन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसके ऊपर PLS है या आपके पास जो है वो SPSS है। ये दो बेसिक सॉफ्टवेयर है जो कि न्यूमेरिकल डाटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, एम्पिरिकल रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एनोवा एमोस ये दूसरे सॉफ्टवेयर है। कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि मैथमेटिकल या साइंटिफिक रिसर्च के लिए अप्लाई होते हैं, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर अगर आप यहाँ अप्लाई कर दे तो सोशल साइंस में, जैसे हमारे पास मैथमेटिका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, स्टाटा एक सॉफ्टवेयर है, एंड वीवो तो हम क्वालिटेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर या वो एनालिसिस का मेथड जो पहले आपकी रिसर्च में इस्तेमाल नहीं हुआ, आप उस मेथड को, उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए एनालिसिस कर देते हो, तो आपका जो है वो एनालिटिकल गैप आ जाएगा। और ये सारे गैप बेटा आपकी नोवेलिटी ऑफ योर रिसर्च कहलाते हैं कि आपकी रिसर्च ने सोसाइटी को फायदा क्या दिया। क्या आपने एक नया जो है वो थ्योरी ऐड कर दिया, लिटरेचर नया क्रिएट कर दिया है, आपने नई मेथोडोलॉजी बना दी है, नया सॉफ्टवेयर आपने यूज कर लिया है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नोवेलिटी। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब ये जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो तो एब्स्ट्रैक्ट में आपने जो मेन चीज है वो आपकी नोवेलिटी पे फोकस होता है, और इसी की बेस के ऊपर आपके पेपर की रैंकिंग होती है। जब आपका पेपर पब्लिश होता है, कोई भी जर्नल आपके पेपर को एक्सेप्ट करता है तो वो चेक करता है कि आपके पास जो आपका रिसर्च पेपर है उसकी नोवेलिटी का लेवल क्या है। फिर आपने अपना मकसद रिसर्च का मेंशन किया, एम ऑफ द रिसर्च, फिर आपने क्या किया बेटा, रिलेटेड वेरिएबल क्या है, ये जो 3 वेरिएबल ऐसे हमने ये लिए, इनको आपने वहां पे पहली 2 लाइनों को जब एम लिख दिया, आपने पर्पस ऑफ द रिसर्च टू चेक द इफेक्ट ऑफ AI ऑन द जॉब परफॉर्मेंस विद द मेडिएशन ऑफ दिस, ये आपने एम मेंशन कर दिया, साथ ही वेरिएबल पे मेंशन हो गया, ठीक है। साथ ही आपने उसके ये मेंशन कर दिया कि आपने डाटा कलेक्ट किया, द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द 200 सैंपल साइज आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। 200 टीचर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ द पंजाब प्रोविंस, तो आपने वो भी मेंशन कर दिया कि डाटा कहां से कलेक्ट किया, ठीक है। आपने साथ ये भी मेंशन कर दिया डाटा इज कलेक्टेड थ्रू द ईमेल एंड द फिजिकल अपीयरेंस, कि डाटा मैंने ऑनलाइन भी कलेक्ट किया और फिजिकली जाकर भी मैंने सर्वे क्वेश्चनर फिल करवाया। द रिजल्ट ऑफ द स्टडी शोज दैट AI has significant impact on the job performance. However, the psychological ownership is not mediating the relationship. तो आपने रिजल्ट भी मेंशन कर दिए कि भाई AI का इम्पैक्ट तो प्रूफ हो गया है एनालिसिस के थ्रू, ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिकल ओनरशिप का मीडिएशन प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है। और साथ आपने मेंशन कर दिया कि एनालिसिस एज डन थ्रू या यूजिंग द PLS और SPSS, कौन सा सॉफ्टवेयर मैंने यूज किया वो भी आपके साथ मेंशन कर दिया, ठीक है। और रिजल्ट भी आपने मेंशन कर दिए। फिर आपने रिकमेंडेशन भी दे दिया कि दिस रिसर्च कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, ठीक है, इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि रिसर्च में है जब फ्यूचर रिकमेंडेशन देते हो तो आप ये बताते हो कि मेरी इस रिसर्च को मैंने जो है इसकी लिमिटेशन क्या है। लेट्स से मैंने लिमिटेशन बताई कि मेरी इस रिसर्च में मैंने 200 सैंपल साइज लिया है, आने वाले रिसर्चर सैंपल साइज को बढ़ा के हो सकता है उसका रिजल्ट डिफरेंट हो। दूसरा आपने लिखा कि मैंने ये रिसर्च जो है गवर्नमेंट स्कूल में की है, आने वाला रिसर्चर इसी मॉडल को गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में इंप्लीमेंट कर सकता है, या हो सकता है प्राइवेट में भी चेक कर सकता है। आप किसी रिकमेंडेशन ये दोगे कि मैंने ये रिसर्च पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में की है, आने वाला नया रिसर्चर मेरी इसी रिसर्च मॉडल को बाकी सूबों में भी इस्तेमाल कर सकता है, पूरे पाकिस्तान के एनालिसिस कर सकता है, या आउट ऑफ द कंट्री भी अप्लाई कर सकता है। इसे बोलते हैं जर्नलाइजेबिलिटी ऑफ योर रिसर्च। क्या कहते हैं? जर्नलाइजेबिलिटी ऑफ योर रिसर्च, कि आपकी रिसर्च कहां-कहां यूज हो सकती है, कितनी जर्नलाइज है, कितनी सोसाइटी को फायदा दे रही है, ठीक है। और एंड में आपने बताते हो अपनी नोवेलिटी कि मेरी रिसर्च की सबसे बड़ी नोवेलिटी ये है कि मेरा ये जो मॉडल है ये वेरिएबल पहले कलेक्टिवली चेक नहीं किए गए थे, या जो मेरी रिसर्च है ये लिटरेचर में ऐड कर रही है, पहले लिटरेचर में ये वेरिएबल एक साथ ऐसे नहीं लिखे गए हैं। या आप लिखोगे कि माय रिसर्च इज यूजिंग अ न्यू रिसर्च मेथोडोलॉजी व्हिच वाज नॉट प्रीवियसली अडॉप्टेड बाय द सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है। या आप लिखोगे माय रिसर्च आई हैव यूज्ड अ सॉफ्टवेयर व्हिच वाज नॉट प्रीवियसली यूज्ड इन द सेम पैटर्न, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आप अपने गैप या नोवेलिटी मेंशन कर दो।
सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है उसमें आप क्या चीजें मेंशन करते हो, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है। तो इसके बाद जो मेन चीज आपके जो अगले पार्ट्स है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट डिस्कस कर लिया। अब हम बात आते हैं हमारे पास इंट्रोडक्शन की। पहला पार्ट हमने देखा टाइटल, दूसरा हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट, तीसरा हमारे पास क्या है इंट्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा बेटा लिटरेचर रिव्यू। ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी। फिर आपके पास आएगा एनालिसिस। फिर आपके पास आएगा डिस्कशन, रिकमेंडेशन। ठीक है। और फिर आपके पास आएगा रेफरेंसेस, और फिर आपके पास आएगा अटेंडेंस। अच्छा बेटा, ये आपके हैं कुछ आपके रिसर्च पेपर के कुछ आपके पार्ट्स हैं जो मैंने लिख दिए हैं। पहले हमने लिखा टाइटल, दूसरा हमने लिखा एब्स्ट्रैक्ट। इन दोनों की डिटेल हमने डिस्कस कर ली। ठीक है। आगे हमारे जो है वो है इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है पेपर का। जब हम टाइटल लिख देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, उसके बाद पहले ऐसा वो इंट्रोडक्शन आता है। उसके बाद हमारे पास लिटरेचर रिव्यू आता है। उसके बाद हमारे पास रिसर्च मेथोडोलॉजी आती है। फिर हमारे पास रिसर्च एनालिसिस आती है। फिर हमारे पास वो जो एनालिसिस हम करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। और डिस्कशन के बाद आपके पास क्या आता है, रिकमेंडेशन आती है, फ्यूचर रिकमेंडेशन। वही चीजें देखिए एब्स्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है। ठीक है। वो पूरे पेपर का पैटर्न है। और एंड में आप देते हो रेफरेंसेस। क्या देते हो? रेफरेंसेस देते हो, जिसे हम बोलते हैं रेफरेंसेस, यानी कि जो रिसर्च आपने जहां से हवाला लिया है, ठीक है, उसको आपने पेपर के अंदर मेंशन किया कि ये लाइन जो है ये फलां बंदे ने लिखी थी, मैंने वहां से ली है, उसको क्रेडिट देते हो। उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो है रेफरेंस। और अगर हम पेपर के अंदर उसका नाम मेंशन कर रहे हैं उसे बोलते हैं साइटेशन। साइट करना, किसी पुराने बंदे के काम को आप अपने पेपर में रेफर कर रहे हो तो उसे बोलते हैं साइटेशन। ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसकी रेफरेंसेस बनाते हो। और फिर एंड में इंडेक्स या अपेंडिक्स होती है। इंडेक्स के अंदर आप क्या लिखते हो, अपेंडिक्स के अंदर आप अगर कोई क्वेश्चनर है आपका, ठीक है, और वो लेंथी है, वो पेपर के स्ट्रक्चर में ऐड नहीं हो रहा, तो उसको एट द एंड ऑफ द पेपर आप ऐड कर देते हो। ठीक है। उसे हम अपेंडिक्स बोलते हैं। तो ये आपका जो है एक पूरे रिसर्च पेपर का एक स्ट्रक्चर है। हमने अपनी 2 पे डिटेल से डिस्कस कर ली है। आने वाले अब हम लेक्चर में इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि हम इंट्रोडक्शन को और लिटरेचर को कैसे ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको